हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे 100 क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती जाऊंगी विदाउट टेलिंग एनी ऑप्शंस, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पता चल जाएँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पारद के किस दोष की वजह से मूर्छन लक्षण उत्पन्न होता है? तो इसके मल दोष की वजह से मूर्छा लक्षण उत्पन्न होता है। कफच ग्रहणी में तक्रपान यह कौन सी चिकित्सा है? यह हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा है। चरक ने निम्न में से किसके भेद नहीं बताए हैं? तो मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ कि चरक ने भगंदर के भेद नहीं बताए हैं। सुश्रुत अनुसार अपची में अग्निकर्म कहाँ करना चाहिए? तो अपची में अग्निकर्म पाणनी के ऊपर करना चाहिए। सुश्रुत अनुसार ऋतुकाल कितने दिन का होता है? 12 दिन का। स्टेप्स फुटलेट ओवर्स सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टेप्स फुटलेट जो है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा, यहाँ पे होती है। निश्वास में अगर जलन होती है तो वो किसके कारण होती है? दीप्त रोग के कारण। राज्य क्षमा में किस प्रकार के मल की रक्षा करनी चाहिए? इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे पुरीश है, मूत्र, स्वेद, खमल, तो पुरीश की रक्षा करनी चाहिए। मॉर्फिन किस में नहीं देना चाहिए? हेड इंजरी में। नेक्स्ट इज मैक्यूलस डाइवर्टिकुलम इज द रिमेंट ऑफ, इसका आंसर है इंटेस्टाइन विले डक्ट, ठीक है। मैक्यूलस डाइवर्टिकुलम इंटेस्टाइनल में जो डक्ट होते हैं वहाँ पे, विले डक्ट है वहाँ पे होता है। सुश्रुत अनुसार स्त्रियों में आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 3 या व्याम। चरक अनुसार वसंत ऋतु में क्या वर्ज्य है? इसमें ऑप्शंस है उद्वर्तन, गोधूम, धूमपान। तो इसमें से कोई भी वर्ज्य नहीं है। गोधूम हो गया, धूमपान है, उद्वर्तन, ये सब कफ के क्षय के लिए प्रयोग किया जाता है। भेषज रत्नावली के अनुसार विजय परपटी में गंधक और पारद का क्या प्रमाण होता है? तो गंधक और पारद का 2:1 प्रमाण होता है। गंधक डबल होता है, पारद हाफ। सिद्ध योग संग्रह अनुसार चंद्रकला रस में कौन सी भावना नहीं दी जाती है? तो देखिए, कमल, स्वरस, केतकी, इन दोनों की भावना दे सकते हैं, लेकिन भृंगराज स्वरस की भावना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इसकी कौन से पटल की दृष्टि से निकट दृष्टिता होती है? प्रेस बायोपिया जिसे हम कहते हैं। तो कौन से पटल की दृष्टि के कारण होती है? द्वितीय पटल की दृष्टि के कारण। मेधाश्रित इनमें से कौन सा पटल है? तो मेधाश्रित है तृतीय पटल। निम्न में से महारस कौन सा नहीं है? तो गंधक महारस नहीं है। इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे विमल है, आद्रिज है, अभ्रक है, ये सारे महारस के अंतर्गत आ जाते हैं। विक्रांत का विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 3.2। सुश्रुत अनुसार आलेप में वातज दोषों के लिए स्नेह प्रमाण कितना होना चाहिए? अगर हमने वायु या वातज दोषों में आलेप का प्रयोग करना है और उसमें स्नेह मिलाना है आलेप में, तो इसका प्रमाण कितना होना चाहिए? 1/4। वाग्भट अनुसार शोधन खंडूष किस दोष में देते हैं? तो ये कफज दोष में देते हैं। और चरक अनुसार विकारो धातु वैषम्यम का क्या कारण होता है? धातु में विषमता किस कारण से आती है? विषम अग्नि से। देखिए, इसमें ऑप्शन जठराग्नि भी लिखा है, लेकिन आपने जठराग्नि, धातु अग्नि, भूताग्नि ये सब नहीं लिखने हैं, आपने विषम अग्नि को ही टिक मार्क करना है। सुश्रुत के अनुसार नवजात शिशु में सर्वप्रथम परिचर्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी में? उल्वा परिमार्जन, ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार बालकों में किस ज्वर में 2 दिन तक घृतपान नहीं देना चाहिए? पित्तज ज्वर में। एंड नेक्स्ट इज कि अगर कोई द्रव्य हम 15 तोला लेते हैं और उसका क्वाथ बनाते हैं, तो क्वाथ बनाने के लिए पानी कितना लेना है? 8 गुना, मतलब द्रव्य का 8 गुना। वाग्भट के अनुसार क्षार का प्रयोग कहाँ निषिद्ध है, कहाँ नहीं करना चाहिए? तो क्षार का प्रयोग, इसमें ऑप्शन है सिरा, स्नायु, तरुणस्थि या सभी। तो सभी में, मतलब वाग्भट कहते हैं सिरा, स्नायु, तरुणस्थि तीनों में क्षार का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना चाहिए। कूपी पक्व रसायन निर्माण हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बालों का यंत्र। ऑक्यूलोमोटर नर्व डज नॉट सप्लाई टू विच मसल? मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस या लेवेटर पैल्पेब्रे। तो इसमें लेटरल रेक्टस में ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं होती है। गुरु अमल
स्निग्ध मधुर आहार सेवन, दिवा स्वप्न, ये किस ऋतु में वर्जित है? देखिए ये जो आहार है गुरु, अमल, स्निग्ध, मधुर आहार, देवा स्वप्न, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो ये वसंत ऋतु में वर्जित है। चरक के हिसाब से पुंसवन विधि में जो द्रव्य का प्रयोग होता है उसमें कौन सा द्रव्य नहीं आता? न्योग्रोध, सहचर, अपमार्ग या लांगली, तो इसमें लांगली नहीं आता। युक्ति गुण का समावेश किसके अंतर्गत होता है? परादि गुण के अंतर्गत। परादि गुण कितने होते हैं? 10। शरीर आदि गुण कौन से होते हैं? गुरुवादि गुण को कहते हैं, तो वो कितने होते हैं? 20। ठीक है। चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण कब करना चाहिए? शरद ऋतु में, क्योंकि जो शरद ऋतु है इसमें पित्त का प्रकोप होता है। और देखिए मैं आपको 4 ऑप्शंस बताती हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? मूढ़ संहिता वात वृद्धि के कारण होती है, त्वक शोष स्वेद क्षय के कारण होता है, दिवा स्वप्न से कफ का क्षय होता है, वर्षा शरद हेमंत ये ऋतु उत्तरायण काल की है। तो पहला जो पॉइंट है कि मूढ़ संहिता वात वृद्धि का लक्षण है, तो ये गलत है। मूढ़ संहिता वात क्षय का लक्षण है। दूसरा पॉइंट है त्वक शोष स्वेद क्षय का लक्षण है, ये सत्य है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा भी देख लेते हैं, दिवा स्वाप से कफ क्षय होता है, नो, उससे कफ की वृद्धि होती है। चौथा है वर्षा शरद हेमंत ये ऋतुएं उत्तरायण काल की हैं, तो ये गलत है। उत्तरायण काल की जो ऋतुएं हैं वो है शिशिर वसंत एंड ग्रीष्म। ठीक है। और ये जो वर्षा शिशिर वसंत ग्रीष्म, फिर वर्षा शरद हेमंत, ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन काल की होती हैं, जब बल बढ़ता है, चंद्रमा बलवान होता है। ठीक है। तो ये ऋतुएं उत्तरायण काल की ना होकर दक्षिणायन काल की हैं, वर्षा शरद हेमंत, जबकि शिशिर वसंत ग्रीष्म ये उत्तरायण काल की हैं। मन्य स्तंभ, गल स्तंभ, शिरशूल, ये किस वेग अवरोध का लक्षण है? तो जरम्बा का वेग अवरोध होने से मन्य स्तंभ, गल स्तंभ, शिरशूल होता है। चरक के हिसाब से नपुंसक का भेद कौन सा नहीं है? बीज उत्पात, ध्वज उपघात या फिर आसेक्य। तो आसेक्य जो है वो नपुंसक भेद नहीं है। डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेंसन्स डक्ट। शोणित किट से क्या उत्पन्न होता है? उंडुक। शोणित फेन से क्या उत्पन्न होता है? फुफ्फुस। ठीक है। और नेक्स्ट इज वैकारिका या निद्रा का प्रकार किसने बताया? सुश्रुत जी ने। पित्तज श्लीपद में कहाँ सिरावेद करते हैं? गुल्फ के नीचे। चरक अनुसार संज्ञा स्थापन विष के कौन से वेग में करते हैं? तो संज्ञा स्थापन छठे वेग में करते हैं। सुश्रुत अनुसार मधुमेही के रोगी में किस प्रदेश में स्थित प्रमेय पीड़िकाएँ जो है असाध्य होती हैं? तो गुदा में भी, पृष्ठ में भी, अंश प्रदेश में भी जो स्थित प्रमेय पीड़िकाएँ होती हैं वो असाध्य होती हैं। और चरक अनुसार इनमें से कौन सा धातुगत ज्वर असाध्य है? तो शुक्रगत जो धातुगत ज्वर है वो असाध्य माना गया है। चरक अनुसार सतत ज्वर किस धातु में आश्रित है? तो ये रक्त धातु में आश्रित है। संसर्जन क्रम जो होता है, संसर्जन आहार क्रम में अकृत यु से पहले क्या दिया जाता है? विलेपी। ठीक है। पिया, विलेपी, अकृत युष, कृत युष। अकृत मतलब कि बिना तड़का लगाए हुए, कृत मतलब तड़का लगाए हुए। अर्श शोथ उदर रोग में किस प्राणी का मूत्र निर्दिष्ट है? भैंस का। ठीक है। निम्न में से किस मूलनी का उपयोग वमन के लिए चरक ने नहीं कहा है? क्षणपुष्पी, अपराजिता, बिंबी, हेमवती। तो क्षणपुष्पी, बिंबी एंड हेमवती इनका प्रयोग तो वामक होता है, लेकिन जो अपराजिता है दैट इज यूज्ड फॉर शिरोविरेचन। गुल्म चिकित्सार्थ नारायण चूर्ण के साथ क्या देना चाहिए? नारायण चूर्ण के साथ देना चाहिए बदरक्वाथ गुल्म की चिकित्सा में। हड़ताल का रासायनिक सूत्र क्या है? AS2S3। सुश्रुत ने ऋतु में व्यापन व्याधि को क्या बोला है? काल बल प्रवृत्त। रोमैटिक फीवर से हृदय में कौन सा शोथ होता है? मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस? क्योंकि बाकी 2 ऑप्शंस जैसे एंडोकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस ये फिर भी आप गेस कर लोगे, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है पेरिकार्डाइटिस। रोमैटिक फीवर में हार्ट में पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। आत्मा में निम्न में से, ये छोड़िए, कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन न्यूबॉर्न इज आयरन डेफिशिएंसी। सुश्रुत के अनुसार हृदय किसका स्थान है? साधक पित्त का। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज suturing ऑफ ऑपरेटेड क्लेफ्ट पैलेट इज ओपन इन चाइल्ड। क्लेफ्ट पैलेट में जब ऑपरेशन करते हैं तो कौन से दिन सूचर्स ओपन करते हैं? 4th डे। ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कौन सा हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है? HB गोअर्स। ठीक है।
ओस सदृश स्राव निम्न में से किस वर्ण में आता है? ओस सदृश स्राव सिरागत वर्ण में आता है। निम्न में से कौन सा तीक्ष्ण लो का प्रकार नहीं है? कांत लो। बाकी सारे लो जैसे खर लो, सार लो, कार लो, ये तीक्ष्ण लो के प्रकार हैं। चरक के हिसाब से पलाशपस्थी कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है? तो ये पार्श्व शूल में, योनि दोष में, गुल्म में, सभी में दी जाती है। चरक अनुसार उदंबर आदि तेल का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है? तो ये पिच्छल योनि में, काल दुष्ट योनि में और दारुण योनि तीनों में दिया जाता है। आसव, वसा, गोधूम ये कब वाग्भट अनुसार कौन सी ऋतु में प्रयोग करना चाहिए? वसंत में। सुश्रुत के हिसाब से उष्ण और दुर्गंध युक्त स्राव किस भगंदर का होता है? उष्टग्रीव। निम्न में से कौन सा कृष्णगत रोग है? अव्रण शुक्ल। ठीक है, अव्रण शुक्ल कृष्णगत रोग है। अच्छा खासा कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि शुक्ल से सफ़ेद आपको लग सकता है कि इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अव्रण शुक्ल में कृष्णगत रोग है। एंड नेक्स्ट इज कि वाग्भट ने प्रतिमर्श नस्य किस में नहीं कहा है? तो उन्होंने दुष्ट पीनस में नहीं कहा है। एंड इसके अलावा और ऑप्शंस जैसे अकाल में, उरेशत में उन्होंने प्रतिमर्श नस्य कहा है कि कर सकते हैं। मंद ऊष्मता, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मंद ऊष्मता, त्वक सवर्णता एंड मंद वेदना ये किस अवस्था में होती है? व्रण की पहली अवस्था में, आम अवस्था में। सिंपैथेटिक नर्व जो होती है, दे आर नॉट सप्लाइड टू विच ऑर्गन? ये जो है कार्डियक, हार्ट में नहीं सप्लाई होती सिंपैथेटिक नर्व्स। त्वक रोक्षता, स्फुटिता, मलानता ये किसका क्षय का लक्षण है? तो इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि त्वक रोक्षता, स्फुटिता रस क्षय का लक्षण है, लेकिन ये गलत है। त्वक रोक्षता, स्फुटिता, मलानता रक्त क्षय का लक्षण है। चरक अनुसार तगरादि का प्रयोग किसमें होता है? वात रक्त में। और लगन क्या है? ये भेद्य है, इस भेदन से इसकी चिकित्सा होती है। जल व पृथ्वी महाभूत से बने धातु का क्या कार्य होता है? स्नेहन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी ऑथर ऑफ चिकित्सा कलिका तिसाटा। ठीक है, जो चिकित्सा कलिका है वो तिसाटा ने लिखी है। एंड कौन से रस जो है पित्त और कफ दोष को बढ़ाते हैं? अमल और लवण। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन हाइएस्ट इन द सीजन, एनर्जीज एंड स्ट्रेंथ कौन सी ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है? हेमंत ऋतु में। और नेक्स्ट इसकी दोष एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द हेमंत ऋतु, जो हेमंत ऋतु में दोषों का संचय होता है उनका निर्हरण कब होता है? वसंत में। और गाय का जो दूध होता है, द मिल्क ऑफ काउ विच हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू अ काफ टिल इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल क्वालिटी इज़ कॉल्ड पीयूषा। ठीक है, जब वो काफ को, अपने बेबी को जन्म देती है तो उस टाइम उसके मिल्क को क्या बोलते हैं? पीयूषा। टेकिंग फूड विदाउट डाइजेशन ऑफ अर्लियर फूड, पहले का पचा हुआ खाना ना पचा हुआ पहले का खाना, तो उसके ऊपर से दूसरा खाना खा लिया, दैट इज़ कॉल्ड अध्यशन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आहार इज 4 याम। कफा दोषा इज इन द स्टेट ऑफ प्रशमन, प्रशमन कब होता है? देखिए वसंत में प्रकोप होता है, तो नेक्स्ट में प्रशमन ग्रीष्म में। और खिलस्थान किसका है? काश्यप संहिता में मिलता है हमें खिलस्थान। मधुकोश टीका किसने लिखी है? माधव निदान पे। श्रेष्ठ टीका है माधव निदान पे। तो इसमें ऑप्शन जो सही आंसर है विजय रक्षित, लेकिन इसके जो ऑथर्स हैं वो 2 हैं एक्चुअली देखा जाए तो, विजय रक्षित है एंड श्री कंठदत्त है। अश्मरी अध्याय तक तो विजय रक्षित जी ने लिखी है, उसके बाद जो है श्री कंठदत्त ने लिखी है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही है, विजय रक्षित, तो आपका आंसर लगेगा विजय रक्षित। अर्क प्रकाश का ऑथर कौन है? रावण। सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन। और शुक्र धातु जो है इसका मल क्या होता है? मशरूम। एंड इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं कि फेशियल नर्व कौन सी नर्व होती है? 7th क्रेनियल नर्व। जो वर्ड होता है ना ख वेगुने हम कहते हैं, तो ख क्या डिनोट करता है? आकाश, महाभूत। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हिपैटिक सेल से। जो सुश्रुत संहिता में ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं? कल्प स्थान। ओज और साधक पित्त को एक जैसा किसने कहा है? दलहन जी ने। एंड गत निग्रह के राइटर कौन थे? सोडल। नेल्स जो हैं दे आर ड्राइव फ्रॉम कंडरा। और बाइसेप्स का इंसर्शन कहाँ होता है? रेडियस में। कफ प्रमेय कितने होते हैं? 10। ओवरऑल प्रमेय कितने बताए हैं? 20। और बुद्धि का विकास कब होता है? 6ठे मंथ में। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? नेक में। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस।
और इसको एक बार और सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली आते रहते हैं कई पेपर्स में। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो आप पेपर दें उसमें से 100 में से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस तो कई बार आ ही जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली की पॉइंट्स देते हैं चैप्टर वाइज एंड मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, एंड उसकी फ़ीस जो है 50 रुपीज़ मंथली फ़ीस है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस ग्रुप में हम लोग डेली चैप्टर वाइज की पॉइंट्स अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो है कवर हो जाए। धन्यवाद।